क्या क्या हमने बना लिया, बोमन कैप्सूल्स बना लिया, पीसीटी बना लिया, हेनले लूप बना दिया, डीसीटी बना लिया। हिंदी में देखो बोमन संपुट बना लिया, हेनले पॉश बना दिया जिसमें एक भुजा आरोही थी एक भुजा अवरोही थी, और हमने क्या बना दिया, ऊपर जाके दूरस्थ स्वलित नलिका बना दिया। ठीक है, नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा, हाँ जिसको हम शी शेप्ड कह रहे थे, इसको आप ऐसे प्याले नुमा भी कह सकते हो। ये देखो यहाँ से अफ्रिंट से गया यहाँ पे, और जो नहीं छन रहा है वो इधर से निकल जाएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह, और फिजिक्स बाय पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा जो हम सीरीज़ पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी की, आज हम उसमें अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और उस चैप्टर का नाम क्या है, बिल्कुल सही, उत्सर्जी उत्पाद एवं उसका निष्कासन। ठीक है, चैप्टर आसान है, हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, डायग्राम्स फ्लो चार्ट सबकी हेल्प से पढ़ेंगे, और यकीन मानिए जब चैप्टर ख़त्म होगा आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वन शॉट के माध्यम से पढ़ेंगे, एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो देर किस बात की है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो देखो जो हमारे चैप्टर का नाम है भाई, और नाम क्या है, उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है, हम पढ़ेंगे वृक्क के बारे में, हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में, हम पढ़ेंगे अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, किडनी का क्या फंक्शन होता है, किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, किडनी से रिलेटेड डिजीजेस कौन सी होती हैं, किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है, यूरिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम जो बात कर लेते हैं, जो हमारा सबसे फर्स्ट चीज़ है कि भाई उत्सर्जन क्या है, व्हाट इज उत्सर्जन, उत्सर्जन की परिभाषा क्या है। आप बताओ, आपके हिसाब से आप जब 9th या 10th में रहे होगे तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ी होंगी। फिर जब आप 11th 12th में पहुंच जाते हो, आप इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हो। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि उत्सर्जन क्या होता है, आपके हिसाब से आप सोचो और मुझे बताओ कि उत्सर्जन क्या होता है। देखो अब हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ये तो आपको पता है, इतना तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि हमारी बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और जब कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो कुछ हमारे नाइट्रोजनी बेसिस क्या होंगे, उत्पाद क्या होंगे, वो बनेंगे किस, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। मतलब अगर आप खाना खाते हो, अगर आप खाना खा रहे हो तो फिर क्या हो रहा है, आपका कुछ फीकल मैटर भी तो निकल रहा है ना, उत्सर्जन में कुछ वेस्ट पदार्थ भी तो बॉडी से निकल रहा है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा, उसके दौरान क्या होता है, N2 अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होती है, उत्सर्जन कहलाती है। फिर से एक बार सुन लो, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसके फलस्वरूप हमारी बॉडी में N2 यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वही क्या कहलाता है भाई, वही कहलाता है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो वेस्ट पदार्थ है, देखो आपका एनसीईआरटी भी लेके चलेंगे, और साथ में जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी देख लेते हैं, क्या कह रहा है भाई, प्राणी उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तथा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन भी आवश्यक है, नहीं तो भरता जाएगा, बॉडी क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, इस अध्याय में आप इन पदार्थों, साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज है। अब देखो हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये मेनली कितने भागों में हमने क्या किया, इनको हमें पढ़ना है कि विषाक्तता के आधार पर, या हम देखें कि कितने आधार पर हमारा क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। तो देखो, एक है अमोनिया,
दूसरा है यूरिया, और तीसरा क्या है बेटा, यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिया, अमोनिया और क्या है, यूरिक अम्ल है। बेसिकली हम इन 3 अपशिष्ट पदार्थों को देखेंगे। ठीक है, अब देखो आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक है। देखा आपने। ठीक है, इनमें अमोनिया जो है वो सर्वाधिक टॉक्सिक है भाई। मतलब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में से अगर टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है, अमोनिया है। और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी अगर अमोनिया को बॉडी से निकालना है तो ज्यादा जल की जरूरत पड़ती है, ज्यादा जल की मात्रा की जरूरत पड़ती है। और यूरिक अम्ल आवश्यक और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जाता है। ठीक है, देखो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया को निष्कासित करने के लिए सबसे ज्यादा जल की जरूरत पड़ती है। फिर सेकंड नंबर पे आता है यूरिया, और सबसे कम जल की किस में आवश्यकता पड़ती है, यूरिक एसिड में। जैसे आपने कभी अगर चिड़िया बढ़िया जो होते हैं उनका बीट देखा होगा, ऐसे सफेद कलर का पेस्ट फॉर्म में होता है, तो उसमें जल की मात्रा क्या होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, अमोनिया की उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमीनोस्कर प्रक्रिया कहते हैं। अनेक जो अस्थिल मछलियां होती हैं, उभयचर और जलीय कीट जो होते हैं, या जितने भी आप कह लो फ्रेश वाटर जो जलीय एनिमल्स होते हैं, जो जल में रहते हैं, उन सब में ज्यादातर उत्सर्जी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, अमोनिया। यानी वो सब का जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है बेटा, अब देखो अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम यानी कि गिल की सतह से विसरण के द्वारा, विसरण आपने पढ़ा होगा ना, विसरण परासरण अपनी केमिस्ट्री की क्लासेस में, कि क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन क्या होता है, मूवमेंट होता है ना। तो विसरण की क्या होता है, कहाँ थे हम, शरीर की सतह मछलियों के क्लोम की सतह से विसरण द्वारा क्या होते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। और इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे प्राणी, कुछ चीज़ों हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि ऐसे प्राणी जिनमें अमोनिया एक्सक्रीटरी मटीरियल्स होता है उसको बोलते हैं अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक, ठीक है, किस में होता है, अमीनोटैलिक। ठीक है, देखो लिखा हुआ है। अब किस में होता है, ज्यादातर जो फ्रेश वाटर जलीय जीव होते हैं, अस्थिल मछलियां, उभयचर, जलीय कीट होते हैं, इनमें होता है। ठीक है, किसके थ्रू होता है, क्लोम या गिल की सतह से विसरण की प्रोसेस द्वारा क्या होता है, निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब देख लेते हैं भाई यूरिया उत्सर्जी। अब जो लोग स्थलीय आवास में रहते हैं, बेटा कहाँ पे रहते हैं, स्थल में रहते हैं, उनमें अनुकूलन हेतु और जल की हानि से बचने के लिए, क्योंकि इतने जल में तो हम प्रॉपर रहते नहीं है कि हाँ, ना ही हमें क्लोम या गिल्स होते हैं कि हम चलो आसानी से क्या कर लेंगे, अमोनिया निकाल देंगे। तो जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविष्ट नाइट्रोजनी अपशिष्टों जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे में एक प्रोसेस भी होता है जिसमें क्या होता है, अमोनिया किस में चेंज किया जाता है, यूरिया में चेंज किया जाता है। ठीक है, ये एक साइकिल भी होती है, हालांकि आपको यहाँ पे अभी पढ़नी नहीं है। चलो आओ यहाँ देख लो, स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं। तो स्तनधारी हो गए, स्थलीय उभयचर हो गए, समुद्री मछलियां हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वो अमीनोटैलिक था वैसे ही क्या हो गया, यूरियोटैलिक हो गया। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। मैंने बताया ना कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, यकृत यानी कि लीवर द्वारा। ठीक है, रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिससे वृक्कों द्वारा, अब हमारा जो किडनी है, वृक्क है, उसके द्वारा इन पदार्थों को क्या करेंगे, हम उत्सर्जित कर देंगे। ठीक है बेटा, कुछ प्राणियों के वृक्कों की मैट्रिक्स में अपेक्षित परासारता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है, ताकि परासारता जो है वो बनी रहे, ताकि आराम से हम जो एक्सेस जल है उसको क्या कर सके, निकाल सकें। ठीक है, अब भाई तीसरा टाइप देख लो, जो सरीसृप होते हैं बेटा। ठीक है, जो पक्षी होते हैं, स्थलीय घोंगे या कीटे होते हैं, उनमें जो नाइट्रोजन बेस्ड पदार्थ होता है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। और
जल की मात्रा कम होती है इनमें बहुत ज़्यादा, और ये गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है। मैंने आपको बताया था ना कि आपने कभी चिड़िया की बीट देखी हो तो कैसी होगी, पेस्ट के रूप में आपको दिखाई देगी। और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी जो होते हैं उनको यूरियोटैलिक कहा जाता है, अमीनोटैलिक, ठीक है। वैसे इनको क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक। ये क्या था, अमीनोटैलिक, और ये क्या था, यूरियोटैलिक, और ये क्या है, यूरिकोटैलिक। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकी में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकी में ये जटिल स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी फाइलम, जितने भी संघ पढ़े हैं, एक बार जल्दी से चलो देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार का उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है, ठीक है। तो देख लो, जैसे आपके पोरीफर्स, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन सब में शरीर की सतह द्वारा ही आपका उत्सर्जन होता है, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थीज में ज्वाला कोशिकाएं होती हैं भाई, फ्लेम सेल्स, इंग्लिश में आप इनको क्या करोगे, फ्लेम सेल्स, ऐसी होती हैं, ऐसे पेड़ जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिका या फिर फ्लेम सेल्स। एस्केल हेल्मिन्थीज में रेनेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। एनालिड्स में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा में मैल्पेगी नलिकाएं कॉकरोच में पाई जाती है। उसके अलावा उनमें हरित कोशिकाएं और भी कुछ चीजें पाई जाती है, क्योंकि ऑर्थोपोडा बहुत बड़ा संघ है, बहुत सारे, जितने आप समझ लो, आप जानते ही हो कि ऑर्थोपोडा बहुत बड़ा संघ है, उसमें बहुत सारे कीट आते हैं, ठीक है। तो उसमें वेरिएशन होता है उत्सर्जी अंगों के। मोलस्का में क्लोम या टिनिडिया। एकाइनोडर्मेटा में भाई कोई स्पेसिफिक उत्सर्जी अंग नहीं पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा में शुद्ध गंतरी पाई जाती है। अब अगर हम कॉर्डेटा में आ जाए बेटा, तो यूरोकॉर्डेटा में न्यूरल ग्रंथियां पाई जाती हैं। सिफेलोकॉर्डेटा में प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पिशीज, अगर हम वर्ग में आ जाए, पिशीज में मुख्यतः, आपको पता है पिशीज मतलब क्या होता है, मछलियां, तो मुख्यतः इसमें क्या होता है, क्लोम होता है, ठीक है। इसके बाद उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनी, आपको पता है इन सब में क्या पाया जाता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन पाया जाता है जिसको वृक्क या फिर क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, ये सारे वो क्या थे, ऑर्गन्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में पाए जा रहे थे, ठीक है। यही आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि देखो, प्रोटोनेफ्रीडिया, ज्वाला कोशिकाएं, प्लैटीहेल्मिन्थीज यानी चपटे में प्लेनेरिया, यही सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। केचुए व अन्य एनालिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं, ठीक है। यही सारी चीजें जो मैंने लिखी हैं, ये आपके मैंने क्या कर दिया है, एक फ्लो चार्ट में लिख दिया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसे रिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, चलो अब आगे चलते हैं भाई, हम देख लेते हैं मानवोत्सर्जी अंग, ठीक है। बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना था, मानवोत्सर्जी अंग। अभी तक हम देख रहे थे कि जो डिफरेंट संघ है उनमें कौन कौन से उत्सर्जी पाए जा रहे थे, पर मेनली हमें क्या देखना है, मानवोत्सर्जी अंग। तो देखो क्या कह रहे हैं एनसीईआरटी कि मनुष्यों में मानवोत्सर्जी मतलब अंग जो होते हैं उनमें एक जोड़ी वृक्क होता है बेटा, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। और वृक्क कैसा होता है, सेम के बीच के आकार का। अपन राजमा खाते हैं ना, ऐसा वृक्क कैसा होता है, सेम के बीच का आकार का। तो अगर हम इसको बनाएं, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा, बताओ भाई कैसे बनेगा। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, आप भी मेरे साथ साथ बनाओ, अगर आप मेरे साथ साथ बनाओगे ना तो आपको यहीं पे लर्न हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है इतना बड़ा सफिशिएंट है। तो हमने क्या बताया, मनुष्यों के एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या क्या पाया जाता है। तो आप बोलेंगे कि मैम सबसे पहले क्या पाया जा रहा है, किडनी पाया जा रहा है, फिर ये यूरेटर पाया जा रहा है, ये क्या हो गई, किडनी, ठीक है। किडनी कैसे हो गई बेटा, एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी, एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी किडनी, वन पेयर किडनी, एक जोड़ी वृक्क, एक राइट एक लेफ्ट, दो मिला के क्या हो जाएंगे, एक जोड़ी। दोनों से ही क्या निकल रहे हैं, यूरेटर निकल रहे हैं, दोनों से ही क्या निकल रहे हैं, यूरेटर। और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लैडर है, ये क्या हो गया, ब्लैडर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यूरेथ्रा, ये क्या हो गया, यूरेथ्रा, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसी को हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में क्या हो जाएगा आपका, एक जोड़ी वृक्क,
एक जोड़ी मूत्र नलिका जो कि उनसे निकल रही है, एक मूत्राशय जिसको हमने ब्लैडर लिखा है वो मूत्राशय है, और एक जोड़ी मूत्रमार्ग जो कि हमारा यूरेथ्रा है। ठीक है, समझ गए। और कैसा है, कैसा है वृक्क का शेप, बीन जैसा है, राजमा जैसा है, सेम के आकार का है, ये कुछ भी कह सकते हो, सेम के बीच के आकार का है। और कैसे होते हैं, राजमा कैसे होता है, थोड़ा रेडिश कलर का होता है ना, तो वैसे किडनी का भी शेप कैसा होता है, हल्का भूरे या रेडिश कलर का होता है, भूरे लाल आप कह सकते हो। ठीक है, और ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुकियों के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। अब आप बोलोगे देखो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी। अब ये अगर आपको नहीं भी पढ़ना है तो आपको पीछे पता है कि हमारे पीछे के साइड में क्या होते हैं, हड्डियां होती हैं। तो ये कहाँ पे होता है, अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी कशेरुकियों के समूह लगभग यहाँ पे कहीं किडनी पीछे के साइड, बैक साइड में होती है। एक पेयर किडनी जो है उधर के पीछे के साइड में क्या होती है, स्थित होती है। ठीक है, अब देखो वयस्क मनुष्य के वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा, इसलिए आपको याद होना चाहिए। 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। तो ये प्रत्येक वृक्क का ये डाटा लिखा हुआ है कि प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और भार 120 से 170 ग्राम तक होता है। ठीक है, और वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी सतह के मध्य एक खांच होती है जिसे हम हाइलम कहते हैं। यहाँ पे ये जो खांच होती है इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, और इससे होकर ही मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। ये आपको दिख रहा है, देखो इसी से आपकी मूत्र नलिका, यहीं से आपकी क्या चली जाएंगी, आपकी आर्टरीज और वेन्स, यहीं पे सारी चीजें क्या होती हैं, हाइलम से ही क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। बताओ इतना क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इतना क्लियर हो गया कि नहीं, बताओ हो गया। अब अगर हम वृक्क की यूनिट की बात करें बेटा, तो वृक्क की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, नेफ्रॉन्स यानी कि वृक्काणु होते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्काणु पाए जाते हैं। तो यूनिट की अगर हम बात करें इसकी, तो नेफ्रॉन्स या फिर हम क्या कहेंगे इसको, वृक्काणु। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में किडनी क्या हो गई, वृक्क हो गई, लगभग 10 लाख क्या होते हैं, वृक्काणु होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं, ये तो अभी हम डायग्राम में देख लेंगे सारी चीजें। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। ठीक है, बाहरी सतह जो वृक्क की होती है, ये बाहरी सतह जो होती है, यहाँ पे क्या होता है, दृढ़ संपुट होता है। वृक्क के दो भाग होते हैं, एक बाहरी भाग होता है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और एक भीतरी भाग होता है जिसको हम मेडुला बोलते हैं। मध्यांश कुछ शंकाकार पिरामिड्स में बटा होता है। यहाँ पे आपको ऐसे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, अभी हम आगे बनाएंगे तो अब देखना। ठीक है, और जो चस्कों में फैले रहते हैं, वलकुट मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं, जिन्हें बर्तीनी स्तंभ यानी कि कॉलम्स ऑफ बर्तीनी कहते हैं। चलो अभी डायग्राम देख लेते हैं, पहले ही पढ़ लेते हैं फिर एक बार डायग्राम देख लेते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना यानी कि वृक्काणु पाई जाती है, जो इनकी क्रियात्मक इकाइयां यानी कि यूनिट है, जिसके बारे में मैंने बताया कि अगर आपसे कोई पूछे कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है वृक्क की, तो आप क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन्स यानी कि वृक्काणु है। और उसका स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसका फंक्शन भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं जिन्हें गुक्ष, ग्लोमेरुलस और वृक्क नलिका कहते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हो, अभी हम डायग्राम से समझेंगे, अभी हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, फिर हम इसको डायग्राम से प्रॉपर समझेंगे। ओके बेटा, गुक्षावकीय धमनी की शाखा अभिवाही यानी कि एफरेंट आर्टेरियोल से बनी कोशिकाओं का एक गुच्छ है, जो कि ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनिका इफरेंट आर्टेरियोल द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये आपका मानव का उत्सर्जन तंत्र है, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। क्या देख रहे हो आप, ये देखो, ये आपका एक जोड़ी वृक्क है, वृक्क में से मूत्र नलिका निकली है, सिंपल दोनों साइड से। ये मूत्र नलिका मूत्राशय में जाके खुलती है, और सबसे नीचे क्या है, एक मूत्र मार्ग है। इतना क्लियर है। अब देखो
यहीं पे ये जो हाइलम का यहाँ पे रीजन है, यहीं से आपकी क्या जुड़ी हुई है, यहीं से आपकी पश्चिम महाशिरा और ये पृष्ठ महाधमनी, ये सारी मतलब जितनी भी आर्टरीज और वेन्स हैं यही हाइलम वाली जगह से जुड़ी होंगी, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि आप देख लो यहाँ पे जो बीच का भाग है उसको हम मेडुला या मध्यांश कहेंगे, और ये क्या है, ये बाहर का भाग है, ठीक है। तो दो भाग है, एक बाहर का भाग है, एक मध्यांश का भाग है, ठीक है। अब देखो ये वही हो गया, वृक्क धमनी हो गई, वृक्क शिरा हो गया। वृक्क के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, हिंदी में इसको अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसी को आप एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये डायग्राम है। अब इसको अगर हम और डिटेल में देखना चाहें बेटा पहले हम लोग आपको डायग्राम ही दिखा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, पहले डायग्राम ही देख लेते हैं। ये देखो, अगर ये वृक्क, एक वृक्क को हमने ले लिया है, अभी तक आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था कि हमारे पास एक जोड़ी वृक्क होते हैं, उन वृक्क से क्या होता है, मूत्र नलिका निकली होती है, फिर यहाँ पे ब्लैडर मूत्राशय होता है, और ये क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक किडनी को, एक वृक्क को जो कि एक जोड़ी होते हैं, एक वृक्क को इनलार्ज यानी कि बड़ा करके दिखाया है, अंदर उसका सेक्शन काट के दिखाया है कि आपको वहां पे क्या क्या चीजें दिखती हैं, ठीक है। तो देखो ये जो एक तो वृक्क के बाहर क्या होगा, वृक्क का आवरण होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, आपने पीछे भी पढ़ा था कि यहाँ पे इनके मध्यांश भाग में ऐसे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। ये देखो पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं जिनको मध्यांश पिरामिड कह रहे हैं, ठीक है। बाहर का रीजन कॉर्टेक्स है, अंदर का रीजन क्या है, मेडुला यानी कि मध्यांश है। आप देखो ये जो बाहर का रीजन है ये यहाँ अंदर तक जाके एक स्तंभ जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये देखो, क्योंकि ये तो पिरामिड हो गए, इनके बीच बीच में आप देखो तो ये बाहर का जो रीजन है वो जा रहा है। ये जो एरिया है इसी को कहते हैं बेटा बर्तीनी के स्तंभ, ठीक है। ये जो एरिया है जो इन पिरामिड्स के बीच बीच में अंदर स्तंभ जैसी संरचना बना रहा है, इन्हीं को कहते हैं बर्तीनी के स्तंभ, ठीक है। इसके बाद आपका ये देखो यहाँ से धमनी जुड़ी होगी, शिराएं जुड़ी होंगी, ठीक है, मूत्रवाहिनी जुड़ी हुई होगी। तो ये जो एक वृक्क है, ये एक वृक्क का क्या है, इन्होंने सेक्शन काट के दिखाया है, आप देख लो, देख लिया। बाहर का भाग कॉर्टेक्स लिख सकते हो आप, अंदर का भाग आप क्या लिख सकते हो, मेडुला लिख सकते हो। ध्यान से देख लो, आप चाहो तो मेरे साथ बना लो। देख लिया, आगे चलें। अब देखो मैंने क्या बताया था कि इन्हीं वृक्क में बहुत सारे क्या होंगे, नेफ्रॉन्स होंगे। एक वृक्क में लगभग 10 लाख, और नेफ्रॉन्स क्या है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है किसकी, वृक्क की। अब इन्हीं एक वृक्क में क्या होगा, बहुत सारे नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे जो कि इनकी क्या है, यूनिट है। तो अब अगर हम नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखें बेटा, रुक जाओ भाई, ये देखो अगर हम नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखें तो देखो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, ये किसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन, ठीक है। एक स्ट्रक्चर किसका है, नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आप क्या क्या देख रहे हैं बेटा, बताओ, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आप क्या क्या देख रहे हैं। सबसे पहले आप देख लो, मैं इसके साथ साथ हम यहाँ पे बनाते हुए चल रहे हैं, आप भी मेरे साथ अपनी कॉपी में बना सकते हो, ठीक है। हम इसके साथ साथ ही इसको यहाँ पे बनाते हुए चल रहे हैं। देखो एक एक चीजें हम क्या करेंगे, बनाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ऐसे आप कह सकते हो किसकी तरह, लगभग किसकी तरह है यार, याद नहीं आ रहा, आप ही बता दो। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, सी के आकार का स्ट्रक्चर ऐसा आप ऊपर के साइड आपको मिलेगा, और इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पे हिंदी में इसको लिखेंगे बोमन संपुट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो लगभग सी के आकार का है, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे बोमन संपुट और इंग्लिश में बोलेंगे बोमेंस
कैप्सूल। ठीक है बेटा, ये ऊपर दिख गया। अब ये आगे जाके ऐसे आगे जाके ये कैसा बना रहा है, जो थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया शी शेप्ड, इसको हम बोल रहे हैं बोमन्स कैप्सूल। क्या बोल रहे हैं? बोमन्स कैप्सूल। ये स्ट्रक्चर जो है आगे जाके कुछ ऐसा नलिकाकार स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर आगे जाके ये कुछ ऐसा नलिकाकार स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको हम बोल रहे हैं समीपस्थ स्वालित नलिका। समीपस्थ क्यों? पास में, समीपस्थ, ये बोमन संपुट के पास में, समीपस्थ। इंग्लिश में इसी समीपस्थ नलिका को हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे पीसीटी, शॉर्ट फॉर्म में प्रॉक्सिमल कॉन्वोवलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इंग्लिश में इसी को आप बोलोगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोवलेटेड ट्यूब्यूल्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दोगे पीसीटी। दिख गया? देखो ऐसे ही बनेगा बोमन संपुट, यहां से एक नलिका का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको जिसको हम बोल रहे हैं समीपस्थ स्वालित नलिका। अब यही नलिका क्या होगी, नीचे के साइड चली जाएगी ऐसे, ये देखो, और ऐसे यू शेप्ड का स्ट्रक्चर बनाएगी, यू शेप्ड का एक स्ट्रक्चर बनाएगी। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बेटा? इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? हैनले लूप। क्या कहेंगे बेटा? हैनले लूप। ठीक है, अब देखो ये जो आपकी पीसीटी थी यहां से नीचे जा रही है और एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही है। अब अपनी बुक में देखो, आपको क्लियरली दिखेगा, एक पीले, ये देखो पीली लाइन से जिसको ड्रॉ किया गया, एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना रही है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? हैनले पॉश हिंदी में, और हैनले लूप क्या कह रहे हैं? इंग्लिश में। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि एक जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है, फिर एक ऊपर की तरफ जा रही है। जो नीचे की तरफ जा रही है, ये आपके एनसीईआरटी में थोड़ा गलत लिखा है, इसको करेक्ट कर लेंगे। जो नीचे की तरफ जा रही है उसको हम बोलेंगे अवरोही भुजा, और जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको बोलेंगे आरोही। आरोही मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में एक क्या है, गलती है, जिसको आप सही कर लीजिए। जो नीचे की तरफ जा रही है उसको हम बोले अवरोही भुजा, और जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आरोही भुजा। ठीक है, तो ये हैनले ऑफ लूप हो गया। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है, जो नीचे की तरफ जा रही है सिंपल डिसेंडिंग, ठीक है, और जो ऊपर की तरफ जा रही है हम लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, उसको हम बोलेंगे असेंडिंग। तो देखो इतना डायग्राम अभी समझ में आया, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग, ये क्या है? हैनले लूप। अब ये ऊपर जाके यहाँ पे खुलेगी बेटा, फिर से एक नलिकाकार स्ट्रक्चर बनाएगी, और अब इस नलिकाकार स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इंग्लिश में डीसीटी। पीसीटी, डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या हुआ? डीसीटी का मतलब क्या हुआ? डीसीटी तो हमने किस में लिखा है? शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ डीसीटी का? डिस्टल कॉन्वोवलेटेड ट्यूब्यूल्स। और हिंदी में अगर हम इसको लिखना है तो हम लिखेंगे दूरस्थ स्वालित नलिका, क्योंकि ये यहाँ से क्या है? दूर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दूरस्थ स्वालित नलिका। ठीक है, और इंग्लिश में डिस्टल कॉन्वोवलेटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि डीसीटी हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो क्या क्या हमने बना लिया, बोमन कैप्सूल्स बना लिया, पीसीटी बना लिया, हैनले लूप बना दिया, डीसीटी बना लिया। हिंदी में देखो बोमन संपुट बना लिया, हैनले पॉश बना दिया जिसमें एक भुजा आरोही थी, एक भुजा अवरोही थी, और हमने क्या बना दिया? ऊपर जाके दूरस्थ स्वालित नलिका बना दिया। ठीक है, अब ये जाके खुलेगी यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट में। ये क्या है? ये है कलेक्टिंग डक्ट। किस में जाके खुल रही है बच्चा? कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, किस में जाके खुल रही है? ये जो है एक डक्ट है, ये देखो, ये यहाँ पे आके खुल रही है। किस में? ये एक डक्ट है, और हिंदी में से बोलेंगे संग्रह नलिका। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट को संग्रह नलिका। ठीक है, इतना डायग्राम क्लियर है? बताओ मुझे, नेफ्रॉन्स का इतना डायग्राम क्लियर है बेटा? ठीक है, अब चलो कंफ्यूजन ना हो, पेन चेंज कर लेते हैं भाई ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आ जाओ, इतना डायग्राम क्लियर है? अब देखो क्या है, ये जो हमारे बोमन्स कैप्सूल्स हैं, यहां से हमारी एक रक्त वाहिनी जा रही है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको एक गुच्छा जैसा दिखेगा,
स्ट्रक्चर, छन्नी जैसा आप कह सकते हो, जैसे छन्नी होती है ना अपन के घर में, वैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। और इस छन्नी जैसे सिर्फ स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इस छन्नी जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इंग्लिश में छन्नी जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बहुत ज्यादा पतला हो गया क्या भाई, आ नहीं रहा है, रुक जाओ। ठीक है, आ जाओ। देखो अब ये जो हमारा बोमन्स कैप्सूल था, बोमन्स संपुट था, अब यहाँ पे इसके बीच में आपको एक छन्नी जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। ये देखो, ये एक हमारा छन्नी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस कोशिका या गुच्छ। ग्लोमेरुलस कोशिका या फिर गुच्छ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके दो साइड से ब्लड वेसल्स होंगी, एक यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से होते हुए फिर इधर से निकल जा रही है। ठीक है, तो ये वाली जो यहाँ से जा रही है अंदर की तरफ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अफरेंट आर्टियोल्स। अफरेंट। और जो यहाँ से होके वापस निकल रही हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, इफरेंट आर्टियोल। अफरेंट और इफरेंट। इंग्लिश में है, हिंदी में आपको देखना है तो देखो, यहां से जो होके अंदर जा रही है उसको बोलेंगे हम अपवाही धमनिका, और जो अंदर से होके बाहर निकल रही है उसको हम बोलेंगे, सॉरी, जो जा रही है उसको बोलेंगे अभिवाही, और जो बाहर निकल रही है उसको बोल रहे हैं अपवाही। देखो आप अपनी बुक में, यहां से जो धमनी होके जा रही है उसको बोल रहे हैं अभिवाही, और जो बाहर निकल रही है उसको बोल रहे हैं अपवाही। इंग्लिश में क्या है, जो जा रही है उसको बोल रहे हैं अफरेंट, जो अंदर से होके निकल रही है उसको क्या बोल रहे हैं, इफरेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? बताओ, अब देखो आगे चले बेटा। अब देखो यहां से ही ये जो आपकी इफरेंट है, यहां से ही आपको एक जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, जो पहले ये जाल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, और जो इधर से आता हुआ इसको पूरा क्या होगा, घेरे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी पतली पतली ब्लड वेसल्स जैसा स्ट्रक्चर होगा, और जो इसको पूरा इधर से घेरते हुए वापस किधर से जाके इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये नीचे के साइड जहां पे आपका हैनले लूप है, वहां तक ये जो पूरा जाल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा। ये देख लो, यहां से रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, जहां अपवाही धमनिका है, वहां से आपको ऐसे एक जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर का पूरा, जो कि इसको पूरा क्या किया है, घेरा हुआ है, और इसको क्या बोला जा रहा है, वासा रेक्टिका, वासा रेक्टा। वैसे आप इसको बोल सकते हैं परिनालिका। ठीक है, लेकिन इसको हम नीचे जहाँ पे बेसिकली हैनले लूप है, इस पूरे स्ट्रक्चर में हम इसको क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा। क्या बोल रहे हैं बेटा, वासा रेक्टा। या फिर आप इसको बोल सकते हो, इस पूरे को आप बोल सकते हो रीनल वेन्यूल। इस पूरे को आप बोल सकते हो, जो जाल जैसा स्ट्रक्चर, इसको रीनल वेन्यूल बोल सकते हो। ठीक है, बताओ क्लियर है? अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, ये जो बोमन्स कैप्सूल है और प्लस ये ग्लोमेरुलस है, इन दोनों को अगर साथ में बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, मैलपिगियन कॉर्पसस। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मैलपिगियन कॉर्पसस, बोमन संपुट प्लस ग्लोमेरुलस इक्वल टू क्या, आप उन दोनों को मिला के क्या बोलोगे, ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट को मिला के क्या बोलोगे, रीनल या फिर मैलपिगियन कॉर्पसस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था किसका, आपका एक नेफ्रॉन का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अभी हम इसको वैसे भी कई बार बनाने वाले हैं, तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। तो हमने क्या क्या देखा भाई, हमने देखा किडनी का स्ट्रक्चर, हमने देखा किडनी के अंदर वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन्स होते हैं, उसको देखा। ठीक है, अब चलो हम देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, अनेक वृक्काणुओं की, कहाँ से लास्ट देखा था, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा, हाँ जिसको हम शी शेप्ड कहते हैं, इसको आप ऐसे प्याले नुमा भी कह सकते हो। ये देखो क्या लिख रहा है,
वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्लाने नुमा बोमन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है। ये देखो, जिसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे थे, जिसके भीतर क्या होता है, गुच्छ होता है। ठीक है, गुच्छ और बोमन संपुट मिलकर इन दोनों को, ये वोमन संपुट और ये गुच्छ, इन दोनों को मिला दो तो मेलपीगिकाय, अभी बताया था ना मैंने मेलपीगियन, आप इंग्लिश में कह सकते हो, हिंदी में क्या कह सकते हो, मेलपीगिकाय। ठीक है, क्या बोल दिया आपने इसको बेटा, मेलपीगिकाय, इन दोनों को मिला के बोल सकते हो। किसको किसको, गुच्छ प्लस बोमन संपुट। ठीक है, अथवा वृक्क कणिका बनाते हैं। बोमन संपुट से एक अति कुंडलित समीपस्थ स्वचलित नलिका प्रारंभ होती है। ठीक है, अब देखो ये हमारा बोमन संपुट था, प्याले नुमा या शी शेप, यहाँ पे हमारा ग्लोमेरुलस था। ये एक क्या बनाती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पीसीटी, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे थे, पीसीटी बनाती है। अब देखो क्या होता है, इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है। अब ये आपका जैसे हेयर पिन या यू शेप्ड क्या पाया जा रहा है, हेनले लूप पाया जाता है, जिसे आरोही व अवरोही भुजा होती है। जो नीचे जा रही है वो अवरोही, जो ऊपर जा रही है वो क्या हो गई, आरोही हो गई। आरोही भुजा से एक और कुंडलित नलिका, जिसको हम डीसीटी या फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, और ये फाइनली जाके कहाँ पे खुल जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाती है। ठीक है बेटा, प्रत्येक वृक्काणु की दूरस्थ स्वचलित नलिका एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती है। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रोणी में खुलती हैं। समझे, वृक्काणु की वृक्क कणिका, समपस्थ स्वलित नलिका, दूरस्थ स्वलित नलिका आदि वृक्क के वल्कुट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। तो जो हेनले लूप था यानी जो यू शेप्ड था, वो कहाँ पे थे, आपके मध्यांश वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धसे होते हैं, और ऐसे वृक्काणुओं को वल्कुटीय वृक्क कहते हैं। अभी इसको भी हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धसे होते हैं, और इन्हें हम सानिध्य मध्यांश वृक्काणु यानी कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। अभी हम देखेंगे, डायग्राम हम बना के आपको दिखाएंगे। अब देखो, गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका और वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती है, जिसे परिनालिका केशिका कहते हैं। परिनालिका केशिका क्या हो गई बेटा, ये आपका बोमन संपुट था, ये आपका पीसीटी था, ये आपका हेनले लूप था, ये आपका डीसीटी था, और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट था। अब देखो, यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलस था, और यही अफरेंट और इफरेंट आपकी क्या थी, धमनिका थी, और यहीं से आप याद करो क्या जा रहा था, आपका परिनालिका, जिसको नीचे हेनले लूप साइड में हम क्या कह रहे थे, वासा रेक्टा, और यही जो आपको स्ट्रक्चर जाल जैसा दिख रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, परिनालिका, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, परिनालिका केशिका जाल कहते हैं। ठीक है, इस जाल से निकलने वाली एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए एक यू आकार की संरचना यानी कि वासा रेक्टा बनाती है। देखो, जो अभी हमने क्या किया था, डायग्राम में देखा था, वही यहाँ पे लिखा है। वल्कुटी वृक्काणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या फिर अत्यधिक हर्षित होते हैं। ठीक है, अब देखो मूत्र निर्माण, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और दिखा दे, जो आपका क्या हो गया है, छूट गया है। तो हम क्या देख रहे थे कि जो वृक्काणु होते हैं उनका हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, कि जो वृक्काणु होते हैं उनके हमने दो टाइप्स देखे। कितने टाइप्स देखे, दो टाइप्स। रुक जाओ भाई, वृक्काणु के अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा कि वृक्काणु जो है उनके हमने दो टाइप्स देखे। पहला क्या था, वल्कुटी, जिनको कॉर्टिकल कहते हैं, 80 से 85% पाए जाते हैं। वल्कुटी, इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल भी कहते हैं, और ये 80 से 85% पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप है बेटा वो है सानिध्य मध्यांश, और ये 15% ही पाए जा रहे हैं। दूसरा क्या है, सानिध्य, जो कि कितने 15% पाए जा रहे हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, जरा आप मुझे बताओ। इसको इंग्लिश में हम कह रहे हैं जक्सा मेडुलरी। क्या कह रहे हैं, जक्सा मेडुलरी। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, मान लो दोनों में अगर हमें डिफरेंस बनाना हो, अभी जो हमने पीछे देखा तो डिफरेंस क्या है कि ये आपका वल्कुट वाला रीजन है वृक्क का, और ये आपका मध्यांश वाला रीजन है।
ठीक है, ये आपका वल्कुट वाला रीजन है बेटा और ये आपका मध्यांश वाला रीजन है। तो ये जो वल्कुटीय होते हैं ये कैसे होते हैं, ये देखो इनका जो हेनले लूप है ये बहुत कम यहाँ पे होता है। ये आपकी क्या हो गई, कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ये क्या हो गए, ये वल्कुटीय हो गए जिनका क्या है, हेनले लूप जो है ये मध्यांश में बहुत कम धसा होता है और इनका वासा रेक्टा जो होता है, वासा रेक्टा ये वाली लाइन जो ऊपर जाल जैसा स्ट्रक्चर जा रहा था वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है। जबकि जग्जा मेडुलरी में वासा रेक्टस सुविकसित होता है और इसको अगर आप बनाओगे तो देखो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये इनका जो है हेनले लूप बड़ा होता है और ये क्या होता है, मध्यांश में ज्यादा धसा होता है। ठीक है, देखो यही लिखा हुआ था, आप देख लो यहाँ पे कहाँ गया भाई, फिर से देख लेते हैं। हाँ ये देखो, कुछ विक्राणु के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं और मध्यांश में काफी गहराई तक धसे होते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश यानी कि जग्जा मेडुलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो ये बताओ, ये क्लियर हो गया? अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ाई वो आपको समझ में आ रही है ना अच्छे से? अब हम क्या देखेंगे, हमने वृक्क देख लिया, हमने विक्राणु देख लिया, अब हम देखेंगे कि मूत्र निर्माण का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जो मूत्र निर्माण में क्या है बेटा इन्वॉल्व है। तो आओ देख लेते हैं भाई। ठीक है, ये देखो मूत्र निर्माण, मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं शामिल हैं। जब हम मूत्र का निर्माण, हमारी बॉडी जब मूत्र का निर्माण करती है तो बेसिकली उसमें 3 स्टेप्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं। पहले को हम बोल रहे हैं गुच्छीय निस्यंदन, दूसरे को हम बोल रहे हैं पुनः अवशोषण और पुनः अवशोषण श्रवण जो विक्राणु के विभिन्न भागों में होता है। ठीक है, अब देखो पहला हम यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हमने देखा कि 3 स्टेप्स होते हैं जो मूत्र निर्माण में क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। गुच्छीय निस्पंदन, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा श्रावण। ठीक है, ये 3 स्टेप्स जो आपने हिंदी में देखे ये मेनली क्या होते हैं, आपके मूत्र निर्माण के प्रोसेस में आते हैं। अगर आप इनको इंग्लिश में लिखना चाहो बेटा, इंग्लिश में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, बताओ मुझे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में क्या है इन्वॉल्व हैं। तो उसमें आप पहला क्या लिखोगे, बताओ मुझे पहला क्या लिखोगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हिंदी में इसी को हम कह रहे हैं गुच्छीय निस्पंदन। ठीक है, निस्यंदन निस्पंदन कुछ भी है। दूसरा है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जिसको हम कह रहे हैं पुनः अवशोषण। सिलेक्टिवली यानी कि हर चीज रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, पुनः अवशोषण हर चीज का नहीं कर रहे हैं, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। तो दूसरा क्या हो गया, सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन जिसको आप हिंदी में क्या कह रहे हो बेटा, पुनः अवशोषण। और तीसरा यानी कि जो श्रावण है उसको हम कह रहे हैं सिक्रीशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, यानी कि आप सिर्फ सिक्रेशन लिख लो क्योंकि अभी हम बाद में समझेंगे कि यहाँ पे किस चीज़ों का सिक्रेशन हो रहा है। जैसे ये पूरा स्टेप्स क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम PCTN टू ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। अभी आगे चल के हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जो मूत्र निर्माण का प्रोसेस है उसमें क्या इन्वॉल्व है, 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन यानी कि हम पुनः अवशोषण कर रहे हैं, और तीसरा क्या है, सिक्रेशन है। इतना क्लियर है? चलो देखो, मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है जिसमें गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं, और वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है बेटा कि ये आपका जो है बोमन संपुट है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे आपका अफरेंट और इफरेंट है। ठीक है, ये नलिकाएं हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वृक्क द्वारा प्रति मिनट, ध्यान देना शब्दों पे, प्रति मिनट औसतन कितना, लगभग 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है। अब ये जो 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर रक्त गुजर रहा है प्रति मिनट, कहाँ से, यहाँ से हमारे बोमन संपुट और ये ग्लोमेरुलस से, तो इसमें जितना प्लाज्मा होगा, कितना, आपको लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि रक्त का लगभग 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है ना। तो ये अगर 1100 से 1200 रक्त है तो इसका लगभग
क्या हो जाएगा मिलीलीटर, ये प्लाज्मा हो गया, ये इतना यहाँ से क्या करेगा, छनेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है। तो रक्त कितना गुजरा, रक्त कितना गुजरा, 1100 से लेके 1200, जिसमें से क्या होगा, जो प्लाज्मा होगा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वही छनेगा। वो कितना हो गया, लगभग 650 मिलीलीटर। ठीक है, अब जब ये यहाँ से छन रहा है तो यहाँ से छन के भी जो प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन छनता है, ये याद रखना, प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, क्योंकि छन्नी जैसा स्ट्रक्चर है ना, जो बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे प्रोटीन के उसमें क्या होंगे, फंस जाएंगे। सिर्फ कुछ ही चीजें छन्नी से नीचे जा पाती ना। अपन जब चाय बनाते हैं, चाय छानते हैं तो देखो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है, सिर्फ उसके क्या होते हैं, एसेंस नीचे जाते हैं। तो अब इस 650 में से भी यहाँ पे कितना जाएगा आपको पता है, 125 ये जाएगा, और सिर्फ ये यहाँ से नीचे की तरफ पूरे प्रोसेस में जाएगा। अब इसको फिर से देखेंगे, बार बार देखेंगे, तब तक देखेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, अब देखो आगे देखते हैं। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर का 3 परतों में निस्यंदन करता है। ये 3 परतें हैं गुच्छ की रक्त कोशिकाओं की, आरंभिक उपकला, बोमन संपुट की उपकला, और इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। बोमन संपुट की उपकला कोशिकाएं पोडोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार की विन्यासित होती हैं। ठीक है, और जिनमें से कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। तो यही कह रहा है कि छोटे छोटे अवकाश रह जाते हैं। ये कोशिकाएं ऐसी होती हैं, आप छन्नी जैसे समझ लो, जैसे अपन छन्नी में क्या होता है, ऐसे थोड़े छोटे छोटे छेद रह जाते हैं, और कुछ भी छानो तो नीचे जो एकदम बड़ी बड़ी चीजें ऊपर फंस जाएंगी और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नीचे निकल जाएंगी। ठीक है, इन्हें निस्पंदन खांच या खांच छिद्र या फिर स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर, प्रोटीन नहीं छनेगा, प्लाज्मा का शेष भाग छन जाता है। ये ध्यान रखना बेटा, ये हमारा बोमन संपुट है, ये देखो ये हमारा ग्लोमेरुलस है। एक साइड से रक्त हमारा आ रहा है और एक साइड से जो नहीं छन पा रहा है वो चला जाएगा। इधर से रक्त आया, कितना आया, 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ पे छनेगा तो जो है क्या छनेगा, प्लाज्मा। इसका कितना हो गया, 650 लगभग, या 55, या निकाल लेना आप जो भी, 55% रक्त का ये प्लाज्मा हो गया। अब जब ये यहाँ पे छना तो प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन, प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर, क्योंकि प्रोटीन छन नहीं पाएगा उस छन्नी से, तो ये जो नहीं छन पाएगा वो इधर से फिर निकल जाएगा, और जो छन जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो छन जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से नीचे के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो छन जाता है वो संपुट की गुहा में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए इसे परानिस्पंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब क्या हो गया, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस प्रोसेस को ही कह रहे हैं। अभी मैंने बताया कि मूत्र निर्माण की प्रोसेस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा पुनः अवशोषण, और तीसरा सिक्रीशन। तो ये जो पहला प्रोसेस है जिसमें रक्त ये आ रहा है और इसका प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन छन रहा है, इसी को हम कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन कौन सी इसमें लेयर इन्वॉल्व थी, एक तो बोमन संपुट की लेयर, ग्लोमेरुलस की लेयर, और ये जो पतली छन्नी जैसी लेयर है ये इन्वॉल्व थी। ठीक है, और वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन, यानी कि ये जो अब ये जो छना, इसी को हम क्या कह रहे हैं, GFR, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, गुच्छीय निस्यंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। ये इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, गुच्छीय निस्यंदन दर कहेंगे। कैसे छन रहा है, प्रति मिनट छन रहा है बाबा, सोच लो कितना काम होता है और हम कितने आलसी हैं। ठीक है, और हमारा बॉडी हमसे ज्यादा काम करता रहता है। ठीक है, तो प्रति मिनट ये छन रहा है, 1100 से 1200 आपका आ रहा है, उसमें से आपका 50% प्लाज्मा जो है वो आपका छन रहा है, जिसमें से भी प्रोटीन है पूरे निकल जा रहे हैं। उसके बाद जो आपका बच रहा है उसको हम GFR कह रहे हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है। अब ये जो 650 यहाँ से छना बेटा, इसमें से भी क्या होगा, जो प्रोटीन होगा, जो बड़ी चीजें होंगी निकल जाएंगी। अब ये जो GFR बचा वो कितना होगा, 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट कितना छन रहा है, 125 मिलीलीटर। और सुनो, यही नहीं, ये हमारा बोमन संपुट था, ग्लोमेरुलस था, इफरेंट अफरेंट थे। ठीक है, अब यहाँ पे PCT था, ये आपका क्या था, यू शेप्ड हेनले लूप था, DCT था,
कलेक्टिंग डक्ट थी। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, मूत्र फाइनली जाके यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस हो गया, अफरेंट आया, जो भी रक्त आपका आया उसका प्लाज्मा 55% छना, छनने के बाद ये 3 लेयर्स इसमें इन्वॉल्व हुई, छना छन के नीचे गया, उसको हम GFR बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल रहे हैं, जो कि 1 मिनट में कितना है, 125 मिलीलीटर है 1 मिनट में। इसका भी जाके 1% यहाँ पे छनता है बेटा, इसका भी यहाँ से छनते छनते 1% ही इसका सॉरी छनता है, तो बाकी का सब कहाँ गया, बाकी के सब यहाँ से क्या होता है, पानी, क्योंकि आपको पता है मेनली रक्त किससे बना होता है, पानी से बना होता है, तो मैक्सिमम चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है, उनका पुनः शोषण किया जा रहा है, और इसको एकदम छानते एकदम जो वेस्ट होता है वही बाहर निकाला जाता है, मैक्सिमम चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप ये समझो कि 125 मिलीलीटर प्रति मिनट और 125 मिलीलीटर अगर प्रति मिनट हुआ तो इसको दिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 लीटर प्रतिदिन, 125 मिलीलीटर प्रति मिनट हुआ, इसको 60 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्रति घंटे का रेशियो निकल आएगा, इसको 24 से गुणा कर दोगे तो एक पूरे दिन का निकल आएगा, तो कितना हो गया, 180 लीटर प्रतिदिन। ठीक है, सोचो एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है, 180 लीटर प्रतिदिन यह अमाउंट होता है। ठीक है, चले आगे। अब देखो, गुच्छ निष्पंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छी आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है, जो विशेष संबंधी उपकरण अभिवाही और अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल से एक दूरस्थ स्वचालित नलिका, ये अभिवाही और अपवाही धमनिका पता है ना, जो ये ग्लोमेरुलस के साथ ये अटैच है और ये बोमन संपुट है। ठीक है, बार बार बनाओगे लर्न हो जाएगा, कैसे नहीं लर्न होगा, कैसे नहीं समझ में आएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे सब लर्न हो जाएगा। ठीक है, केशिकाओं के रूपांतरण से बना हुआ है। अब देखो आगे चलते हैं। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% जो निस्यंद होता है वो पुनः अवशोषित कर दिया जाता है। मैंने बताया ना कि 99% क्या होगा, पुनः अवशोषित कर लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1% क्या होगा, मूत्र बनने का प्रोसेस में आखिर तक जाएगा। ठीक है, यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला केशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय तथा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। निष्यंत पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसको डायग्राम से और भी समझेंगे, अभी घबराना मत। ठीक है, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। विक्राणु के प्रारंभ भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा होता है। ठीक है, मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में H+, क्लेपस और अमोनिया, K+ और अमोनिया जैसी पदार्थों को स्रावित करती हैं। चलो अब आगे देखते हैं। हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाते हैं भागों के कार्य, इसको फिर हम पढ़ लेंगे, पहले हम अपने हिसाब से डायग्राम बना के देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये डायग्राम आपने बना लिया था, ये डायग्राम आप देख लो। अब चलो हम अपने डायग्राम के हिसाब से बना के देखते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम उसको अपना डायग्राम बना के उसके हिसाब से क्या करेंगे समझेंगे। तो देखो क्या बनाया था हमने बेटा, ये आपका क्या था, बोमन संपुट, राइट, ये आपकी थी PCT, अभी हम सब शॉर्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं। हाँ, ये था आपका हेनले लूप, असेंडिंग लिम्फ और डिसेंडिंग। ठीक है, आरोही और अवरोही। ये था आपका DCT और ये आपकी क्या थी, कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, आपने देखा कि जो 80% आपके क्या थे, ये नेफ्रॉन्स थे, ये किस टाइप के थे, जिनका हेनले लूप क्या था, कम था। अभी देखा था ना मैंने, पीछे बना के आपको दिखाया था। तो ये इतना पोर्शन क्या हो गया आपका, अगर मैं ऐसे काट दूं तो इतना पोर्शन आपका क्या होगा, ये मेडुला वाला भाग हो गया और ऊपर का भाग क्या हो गया, मतलब ये मध्यांश हो गया। हिंदी में लिख देते हैं, देखो ये कौन सा भाग हो गया, मध्यांश हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे अफरेंट और इफरेंट, अफरेंट जो ये हमारे क्या थे, याद करो, ये हमारे क्या थे। अच्छा, मैं एक एक का नाम लिख दूं भाई कि नहीं लिखूं, बता दो। ठीक है, ये हमारे अफरेंट, आर्टियोस
और ये हमारे क्या थे, ग्लोमेरुलस, हिंदी में लिख दूं क्या, ठीक है, और यहाँ से ये इफ्रिंट, फिर ये ऐसे जाएगा आपका, ठीक है, इस तरह का जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, परिनालिका केशिका, जिसको हम ये क्या है पूरा परिनालिका केशिका, और जो नीचे हेनले वाला लूप वाला रीजन है वहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, वासा रेक्टा। और ये क्या है आपका, ये आपका है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ये आपका है डीसीटी, ये आपका है पीसीटी, ये है आपका है बोमन संपुट, जो कि हम लिख नहीं रहे, और ये आपका है हेनले लूप। पहले बताओ इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना भाई, अभी तक यही पढ़ा है हमने, इतना तो क्लियर है ना। अब देखो मैंने क्या बताया, लगभग 1100 से 1200 ml प्रति मिनट क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, उसका 55% प्लाज्मा, यानी कि लगभग 650 लगभग क्या हो रहा है, प्लाज्मा छन रहा है, जिसमें से जो बड़े प्रोटीन है वो निकल जा रहे हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस क्या है, छन्नी जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ से छन रहा है, तो बड़े प्रोटीन निकल जा रहे हैं, और बाकी का जो फिल्ट्रेट है, जिसको हम GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट बोल रहे हैं, वो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, और मैंने बताया था वो कितना है, 125 मिलीलीटर प्रति मिनट। फिर मैंने बताया जब वो यहाँ से होता हुआ, पीसीटी से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, फिर डीसीटी से हेनले लूप, डीसीटी से होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट तक जाता है, तो कितना रह जाता है, सिर्फ 1%, 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और वो 1% कितना है, 1.25 ml प्रति मिनट। ठीक है, इतना समझ में आया। ये वही सारी बातें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे। क्या हमने देखा, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो चुका था। अब आपका जो फिल्ट्रेट है GFR है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। किस रीजन में आ रहा है, PCT में आ रहा है। ठीक है, चलो देखो PCT में क्या होगा बेटा, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ये देखो, ये बोमन संपुट है। अब यहाँ से अफ्रिंट से गया यहाँ पे, और जो नहीं छन रहा है वो इधर से निकल जाएगा। अभी बाद में आप उसका यूज देखोगे। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ से जाके आपका क्या हो जाएगा, PCT हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो छना क्या क्या गया, क्या क्या, जो रक्त आपका गया, जो रक्त आपका गया बेटा, उस रक्त में आपके सब सारी चीजें थी। ठीक है, उस रक्त में आपका यूरिया, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, वाटर, हिप्योरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, लेकिन अब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, ये जो पहला प्रोसेस था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, उसमें जो आपकी जो रक्त केशिकाएं, मतलब जो ब्लड सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर हैं, ये सब तो क्या है, इधर से चले जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें जो यहाँ पे छन के आ रही हैं, जिनको आप अपना GFR कह रहे हो, वो आपका क्या क्या होगा, यूरिया मान लो हो गया। ठीक है, क्योंकि यूरिया तो हमें बाहर निकालना ही निकालना है। उसके साथ कुछ एमिनो एसिड्स भी आ जाते हैं, उसके साथ वाटर भी आपका क्या है, आएगा ही आएगा। लवण आपके बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, वेरियस आयन, बहुत सारे क्या होते हैं आपके, लवण आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये छन के यहाँ तक आई। अब ये कहाँ पे होके जाएंगी, ये होके जाएंगी आपकी कहाँ पे, PCT में। क्या होगा बेटा, अब कहाँ पे जाएंगी, आपकी PCT में जाएंगी। ठीक है, अब देखो आपका PCT में क्या होगा, जब ये PCT में जाएंगी तो यहाँ से आपके ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब यहाँ से क्या होंगे, आपके निकाल लिए जाएंगे। कहाँ से, PCT से। ठीक है, ये सब यहाँ से आपके निकाल लिए जाएंगे। फिर जब ये नीचे जाएगा तो ये जो होती है, एक मैंने आपको क्या बताया था, अवरोही आरोही, डिसेंडिंग असेंडिंग। तो ये जो आपकी हेनेले लूप की अवरोही भुजा होती है, ये पानी के लिए क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा पानी को अब्जॉर्ब कर लेगी, ये ज्यादा से ज्यादा पानी को खींच लेगी, परमिएबल होता है पानी के लिए। तो यहाँ से ज्यादा क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। फिर जब ये जाएगी यहाँ पे, कहाँ पे, आपके ये आरोही वाली भुजा में, यानी असेंडिंग वाली भुजा में। तो ये किसके लिए परमिएबल होती है, ये परमिएबल होती है जो आपके डिफरेंट आयन्स हैं, लवण हैं। तो यहाँ से फिर क्या, क्योंकि यहाँ से पानी निकल गया तो वो क्या हो गया, पानी निकल गया तो क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, जो उसके लवण हैं वो भी यहाँ पे, जैसे सोडियम हो गया, बाकी सब यहाँ से निकाल लिए जाएंगे। अब ये जाएगा DCT में, और DCT में बहुत
खास एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सिर्फ तब डीसीटी में बहुत खास एब्जॉर्प्शन होता है जब आपकी बॉडी में पानी की क्या हो, कमी हो, ठीक है। और फिर यहाँ से ये कहाँ भेज दिया जाएगा, यहाँ से ये भेज दिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। यहाँ से भी यूरिया कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप बोलेंगे मैम यूरिया क्यों बाहर आ जा रहा है, बताइए, यूरिया ही तो निकालना है। यूरिया इसलिए बाहर आएगा बेटा ताकि क्या हो, आपने परासरण का प्रोसेस पढ़ा हो। परासरण क्या होता है कि मान लो जैसे ये है, ये दो पाइप हैं, ठीक है, दोनों में पानी है, तो यहाँ पे आपने ज़्यादा आयंस डाल दिए, यहाँ पे कम है, तो पानी क्या होता है, अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो जब यहाँ पे परासरता बन जाएगी, आपने यहाँ पे ज़्यादा आपने क्या कर दिया, ये आपका क्या है, ये कौन सा एरिया आपका, ये आपका मध्यांश वाला एरिया है। तो जब यहाँ पे परासरता ज़्यादा हो जाएगी तो यहाँ से और वाटर का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और एक बार जब पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जब यहाँ पे आपके लास्टली जो आपका 1.25 ml जो आपका गया, तो आपको पता है इसके अगल बगल वासा रेक्टा भी होती है, तो ये यूरिया वापस से इस पाइप में डाल दिया जाएगा कि भाई जाओ, हमारा प्रोसेस हो गया, हमने सब निकाल लिया, अब तुम जा सकते हो। फिर से समझ लेते हैं। देखो अभी आपने देखा यहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट था, GFR था, वहाँ पे ये आया लिक्विड। अब ये जाएगा पीसीटी में। पीसीटी में क्या होगा, जितने भी आयंस, ग्लूकोज जो भी होंगे, ये सब भी और रीअब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, पुनः अवशोषण कर दिया जाएगा, यानी जो भी यूजफुल चीज़ें हैं वो यहाँ पीसीटी से क्या कर दी जाएंगी, खींच ली जाएंगी। फिर यहाँ पे डिसेंडिंग लूप में आएगा, जहाँ से वाटर जो ज़्यादा से ज़्यादा है, ये इस डिसेंडिंग लूप से क्या होगा, निकाल लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब ये यहाँ जाएगा असेंडिंग लूप से, तो जो आपके सोडियम हो गया या क्लोराइड हो गया, ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो आपके क्या हैं, जो आपके आयंस हैं, वो इनके लिए परमिएबल होती है, याद रखना, ये वाटर के लिए होती है, ये आयंस के लिए होती है, वो निकाल लिए जाएंगे। प्लस यहाँ जो आपके कलेक्टिंग डक्ट में भी जो यूरिया वूरिया होंगे, वो भी यहाँ सब मध्यांश में आ जाएंगे, ठीक है, ताकि परासरता क्यों बढ़ जाए। और जब एक बार परासरता बढ़ जाएगी तो मैक्सिमम वाटर क्या हो गया, वो खींच लिया जाएगा, और फिर जो बचेगा वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या, जैसे आपका जो ब्लैडर होता है वो क्या होता है, धीरे 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 भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, और जब पूरा भर जाएगा, जब फटने का नौबत आ जाएगा, तो आपको बाथरूम आएगा। जब आपको जगह ही नहीं बचेगा तो आपको बाथरूम आएगा, और आप जाके उसको बाहर क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, और डीसीटी जो है बेटा, वो काम करता है जब हमारे शरीर में, वो वैसे तो नॉर्मली रीअब्जॉर्प्शन करता है, पर ज़्यादातर काम वो करता है कब, जब हमारे शरीर में पानी की क्या होती है, कमी होती है। तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं, फिर से सुन लो। ये जो अफरेंट है, यहाँ से ये जा रहा है ग्लोमेरुलस से, यहाँ से पूरा ब्लड छन रहा है 1100-1200 ml, उसका प्लाज्मा 55% जो भी है वो छनेगा, लगभग 650, उसका भी लगभग 125 ml जो है लगभग छनेगा, और पीसीटी में आएगा। पीसीटी में जितनी भी यूजफुल चीज़ें हैं, जो भी आपके काम की चीज़ें हैं, वो सारी, जैसे ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये सारे जो हो गए, कुछ परसेंटेज यूरिक एसिड, ये सब भी क्या होता है, कुछ निकाल लिए जाते हैं। फिर ये जाएगा डिसेंडिंग लिम्फ में, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाटर निकाल लिया जाएगा, और अब ये सांद्र हो जाएगा एकदम। फिर ये जाएगा असेंडिंग लिम्फ में, जहाँ जो किसके लिए परमिएबल है, आयंस के लिए, वो निकाल लिए जाएंगे। यूरिया भी यहाँ से बाहर आ जाएगा, और फिर जो है जब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वाटर क्या होगा, मैक्सिमम वाटर यहाँ से खींच लिया जाएगा, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स यहाँ से खींच लिया जाएगा, तो यहाँ पे इसको कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया जाएगा। अब ये जो यूरिया था, इसको वापस यहाँ पे भेज दिया जाएगा कि जा भाई तू जा, और ये बाहर निकल जाएगा। और जो आपने यहाँ पे आयंस और बाकी चीज़ें वाटर वगैरह खींचे, ये वही आपकी जो वासा रेक्टा वाली ब्लड वेसल्स हैं, ये इनमें डाल दिया जाएगा, और ये आके जाके एक शिरा में खुल जाएगी, और इस तरीके से ब्लड जो होगा हमारा क्या होगा, छन जाएगा। बताओ इतना समझ में आया? आओ देख लेते हैं अब आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। अब देखो ये पीसीटी है, समीपस्थ, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपने देख लिया। समीपस्थ नलिका क्या करेगी, या नलिका, देखो आपने 2-3 चीजें देखी थी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख ली, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपने देख लिया, पुनः अवशोषण जो पीसीटी में हो रहा था, फिर जो हमने आयंस वगैरह या यूरिया जो निकाला था, उसको वापस से क्या कर दिया, सिक्रीट कर दिया उस नलिका में कि जाओ तुम बाहर चले जाओ, ठीक है। तो सिक्रेशन, तीनों प्रोसेस जो है वो आपने देख लिए। तो देखो पीसीटी का क्या है, समीपस्थ संचालित नलिका क्या कह रही है, या नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर टाइप
टाइप की होती है और जो कि पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 to 80% वैद्युत अपघट्ट और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग के द्वारा हो जाता है। ये जो पीसीटी वाला भाग होता है इसी के द्वारा हो जाता है। समीपस्थ स्वलित नलिका शारीरिक तत्वों के पीएच और आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ और अमोनिया आयन का निस्यंद में श्रावण और SCO3 का पुनः अवशोषण करती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो हेनले लूप क्या कर रहा है। इसमें एक आरोही भुजा होगी जो ऊपर की तरफ जाएगी, अवरोही भुजा होगी जो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी आरोही भुजा जो है इसमें न्यूनतम पुनर्शोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च तरल की परासरता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने बताया था लूप की अवरोही भुजा जल के लिए H2O के लिए अपारगम होती है। ठीक है, अवरोही भुजा जो है वो जो नीचे जा रही है वो किसके लिए, जल के लिए अपारगम होती है, परंतु वैद्युत अपघट्ट के लिए, क्योंकि ये उल्टा लिखा हो बेटा, ये उल्टा लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से जल ज्यादा से ज्यादा निकल जाएगा और यहाँ से वैद्युत अपघट्ट इतना नहीं निकलेंगे, पर जब ये आरोही में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका जल कम निकलेगा और जितने वैद्युत अपघट्ट हैं वो क्या होंगे, निकल जाएंगे। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद ऊपर की ओर जाता है वैसे वैसे वैद्युत अपघट्ट के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद क्या हो जाता है, डाइल्यूट होता जाता है। ठीक है, अब डीसीटी में क्या होगा, ये विशेष परिस्थितियों में N+ और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। विशेष परिस्थितियां मतलब कब है, जब आपके बॉडी में पानी की कमी है। दूरस्थ यानी कि डीसीटी में पोटेशियम का संतुलन और पीएच बनाए रखने के लिए क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स का पुनः अवशोषण और अमोनिया का चयनात्मक श्रावण होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। इसके बाद जो आपकी एक लंबी नलिका थी जिसको हम संग्रह नलिका कह रहे थे, यहाँ पे मूत्र क्या होगा, इस भाग में जाएगा और फिर जब आपके ये देखो ये लाइन भी आप पढ़ लो, मैंने बताया था कि परासरता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश की ओर ले जाता है या पीएच के नियमन और H+ और K+ आयनों के चयनात्मक श्रावण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली बेटा। अब देख लेते हैं निस्यंद क्षनित को सांद्रण करने की भूमिका। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है कि क्षनित को सांद्रण करने की क्रियाविधि, स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है देखो, बहुत आसान सी चीज है ये आपका हेनले लूप है, ये आपका वासा रेक्टा है। ठीक है, ये आपका अंदर वाला हेनले लूप है और ये वासा रेक्टा है। हेनले लूप में आप देखो चीजें इधर से लिक्विड इधर से इधर जा रहा है, जबकि जो आपकी वासा रेक्टा याद करो वो आपकी इफरेंट से जो कनेक्टेड थी वो इधर से आ रही थी और इधर से होके इधर जा रही थी। तो ये दोनों, पहली बात तो इन दोनों में जो मूवमेंट हो रहा है, जो गति हो रही है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, क्योंकि हेनले लूप में इधर से इधर गति हो रही है और वासा रेक्टा में इधर से ऊपर की तरफ गति हो रही है। तो ये जो मूवमेंट है बेटा वो कैसा है, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। दूसरी चीज आपने देखा कि जब हमने यहाँ पे ये हम असेंडिंग लिम्ब से हमने अपना NaCl निकाला, ठीक है, या हमने यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ा बहुत यूरिया निकाला था, ठीक है, यहाँ से हमने अपना Na निकाला था, तो होगा क्या कि बाद में जब ये पूरा मूत्र सांद्रण हो जाएगा तो इस यूरिया को हम कहाँ भेज देंगे, ये जो हमने यूरिया निकाला था इसको हम यहाँ भेज देंगे। ठीक है, कि और जो हमने Na निकाला था वो सोडियम आयंस निकाले थे उसको हम इस वासा रेक्टा में भेज देंगे, जो हमने यहाँ से जल निकाले थे उसको हम इस वासा रेक्टा में भेज देंगे, और ये सब लास्ट में जाके एक सिरा में खुलेगी और ये चक्र चलता रहेगा। और जो चीजें हमने किस चीज को, जो हमारा परासरण था, परासरणता को बनाए रखने के लिए जिन चीजों को निकाला था उसको हम वापस यहाँ पे फिर से भेज देंगे। ठीक है, तो ये यही है, बस यही प्रोसेस है। अब देखो एक मिनट भाई देख लेते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। रुक जाओ एक बार मेरे को चेक कर लेने दो कि कुछ छूट तो नहीं गया, फिर देखते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब बॉडी में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाए, जल बहुत कम हो जाए, ठीक है, जैसे मान लो आपको डिहाइड्रेशन हो गया, आपको लूज मोशंस हो गए, बहुत जल निकल रहा है, आपको उल्टियाँ हो रही हैं, बहुत पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, आप रेगिस्तान में चले गए, बहुत पसीना है, बहुत पसीना आ रहा है, ठीक है, तो इन कंडीशंस में जब बॉडी में जल बहुत कम है, बहुत ठंडी है, आप बहुत कम पानी पी रहे हैं, तो जब बॉडी में पानी बहुत कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो रक्त का आयतन है और जो रक्त का दाब है वो
भी कम हो जाएगा, क्योंकि रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है भाई, पानी होता है। तो जब पानी आपकी बॉडी में बहुत कम है तो रक्त में उसका आयतन और दाब भी बहुत कम हो जाएगा ना, क्योंकि क्या होगा, पानी कम हो जाएगा तो आयतन अपने आप ही कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, अब देखो आपको यूरिन तो निकालना है, आपको जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो तो निकालना ही है। देखो हम पानी पीते हैं, पानी में ही हमारे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं वो मिल जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब एडवर्स कंडीशन आ गई, आपके पास बॉडी में पानी बहुत कम है लेकिन एक्सक्रीटरी मटेरियल भी निकालना बहुत ज़रूरी है, तो क्या होगा, तो बॉडी पानी शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा रहे इसके लिए जो यूरिन है उसको और कंसंट्रेटेड कर देगा, और गाढ़ा कर देगा कि भाई पानी कम से कम पानी में वेस्ट मटेरियल घुले और बाहर चले जाएं, ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो, कम पानी में ही वेस्ट मटेरियल को घोल के बाहर फेंक दिया जाए। बॉडी इस समय ये करेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, जब जल कम है, रक्त आयतन कम है, रक्त दाब कम है, तो हमें दाब बढ़ाना है, क्योंकि रक्त क्या है, दाब क्या है, कम है, तो दाब हमें क्या करेगा, बढ़ाना पड़ेगा दाब, ठीक है। दाब हमें बढ़ाना पड़ेगा और जल और निकालना पड़ेगा, किससे, यूरिन से, जो हमारा मूत्र है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, जल निकाल लेंगे और दाब रक्त का क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब होगा क्या, ऐसे कंडीशन में शरीर करता क्या है, आओ समझते हैं। देखो आपको पता है हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है उससे एसोसिएटेड होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के 3 पार्ट्स होते हैं, एक अग्र भाग, एक पश्च भाग और एक मध्य भाग, ठीक है। तो जो इसका बेटा पश्च भाग होता है वहां से आपके 2 हार्मोन सिक्रीटेड होते हैं, एक होता है एडीएच, इसी को वैसोप्रेसिन भी कह रहे हैं, और दूसरा कहते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के बारे में अभी हम बात करेंगे नहीं, अभी बाद में लास्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैंने लिखा नहीं यहाँ पे पर हम बता देते हैं आपको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक टर्म होता है डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा मूत्र निकालना, ठीक है। तो एंटी मतलब कम मूत्र निकालना है, पानी कम जो है बाहर जाने देना है, पानी को बचाना है और निकालना है, तो उसके लिए कौन काम करता है, ये एडीएच और वैसोप्रेसिन काम करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम क्या काम करते हैं, मैम क्या काम करते हैं, ठीक है, ये इनका सिक्रेशन करता है और ये यहाँ से हमको क्या मिलते हैं, ठीक है। तो देखो एडीएच क्या करता है, ये जो हमारा डीसीटी था, भूल न जाना तुम डीसीटी को भाई, ये देखो ये पीसीटी था, ये हेनले लूप था और ये डीसीटी था। मैंने बताया था कि डीसीटी ज्यादातर कब काम करता है, जब शरीर में पानी की कमी होती है। तो ये जो हमारा डीसीटी है ये यहाँ से क्या करेगा, जल का पुनरावशोषण करेगा, कहाँ से, डीसीटी से, ठीक है। ये जो एडीएच हार्मोन है ये क्या करेगा बेटा, ये जल का पुनरावशोषण करेगा, कहाँ से, डीसीटी से करेगा, ठीक है। तो अब वैसोप्रेसिन, यही एडीएच वैसोप्रेसिन दूसरा काम ये क्या करेगा, दूसरा ये काम ये करेगा कि जो हमारा, हमें क्या करना था, दाब भी बढ़ाना था, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, वैसोप्रेसिन मतलब क्या होता है, प्रेसिन मतलब क्या होता है, प्रेस करना, वैसो मतलब वेसल्स को, तो जो हमारी रक्त वाहिनिकाएं हैं, देखो अगर मान लो आप कभी पाइप देखो, जैसे आप पाइप से पानी डाल रहे होते हो और ऐसे पाइप थोड़ा ऐसे दबा दो उंगली लगा के, तो प्रेशर तेज हो जाता है, दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये जो वैसोप्रेसिन है ये क्या करेगा, यही यानी कि ये जो एडीएच वैसोप्रेसिन है ये क्या करेगा, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं इनको क्या करेगा, इनका आयतन घटा देगा, तो इसमें क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। तो हमारे दोनों काम हो गए, एक तो हमारा जल का भी पुनरावशोषण हो जा रहा है डीसीटी से भी, जो भी कर नहीं रहा था, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन यहाँ से भी जल का अवशोषण कर लेगा, और दूसरा हमारा दाब भी बढ़ जा रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है बेटा कि ये जो हमारा डीसीटी है, डीसीटी यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जा रही हैं जिनको हम जक्साग्लोमुलर सेल कह रहे हैं, ठीक है। ये जो जक्साग्लोमुलर सेल हैं ये क्या कर रही हैं, ये रेनिन का सिक्रेशन कर रही है, जो कि एक निष्क्रिय हार्मोन है, और ये रेनिन रक्त में जा रहा है, रक्त में जा रहा है। और हमारा लीवर, अब आप कहेंगे मैम लीवर पे भी आ गई, अब क्या करें भाई, समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे लीवर से भी सिक्रीट होता है एंजियोटेंसिनोजन, तो ये जो रेनिन है जो रक्त में आया, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2 में क्या करता है, चेंज कर देता है, और जब ये चेंज कर देता है तो रक्त नलिका संकुचित हो जाती है और रक्त दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है,
एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है, ठीक है, वो सिक्रीट करती है एल्डोस्टेरोन। अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आपको यहाँ पे इतना ही समझना है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये एल्डोस्टेरोन को स्रावित करती है और ये सोडियम आयन का पुनरावशोषण करवा लेता है। क्या करवा लेता है? सोडियम आयन का पुनरावशोषण करवा लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब एडवर्स कंडीशन होती है, जब हमारी बॉडी में पानी कम होता है, तो क्या होता है, शरीर ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रीअब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करता है और वेस्ट मटेरियल को गाढ़ा करके वापस भेज देता है। ये जो प्रोसेस था ये कहला रहा है रास, ठीक है। यहाँ पे हमने रेनिन का यूज़ किया, एंजियोटेंसिन का यूज़ किया और एल्डोस्टेरोन का यूज़ किया। तो रास का फुल फॉर्म भी यही है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी हमने मैकेनिज्म देखी, काउंटर करंट मल्टीपल एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें भी हमने क्या देखा कि जब पानी का कमी होता है तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं पानी को और फिर बाहर करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पहले इसका ले लो, ले लिया। अब इसका ले लो। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब देखो, परासरण दाब और मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार पड़ना, जैसे वलकुट की ओर से 300 ऑस्मोल लीटर से आंतरिक मध्यांश। ये कह रहा है बेटा कि ये वाला जो हमने डायग्राम देखा था, ये देखो, पीसीटी हेनले लूप, डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और आपको पता था यहाँ पे हमारा वॉसा रेक्टा फैला होगा, ठीक है। और ये हमारा मध्यांश वाला रीजन था और ये बाहर वलकुट यानी कॉर्टेक्स वाला रीजन था। तो ये कह रहा है कि वलकुट की ओर से जब हम आते हैं, जैसे यहाँ पे 300 ऑस्मोल, फिर 400, 500 और यहाँ तक आते आते 1200 ऑस्मोल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम यहाँ से यूरिया निकाल रहे थे, यहाँ से हम सोडियम निकाल रहे थे, यानी कि हमने यहाँ पे आयंस की अधिकता कर दी थी परासरता को बनाए रखने के लिए। तो वही वो बता रहा है कि ये 300 ऑस्मोल पर लीटर से लेकर 1200 ऑस्मोल पर लीटर तक हो जाता है, ठीक है। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड और यूरिया के कारण बनती है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो, यही सारी चीजें जो हमने बोली थी, ये प्रतिधारा क्रिया विधि, ये भी मैंने आपको बताया कि हेनले लूप ऐसे होगा तो उसके बाहर से जो आपका वासा रेक्टा जा रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, प्रतिधारा क्रिया विधि। यही सारी चीजें पढ़ के देख लेना जो मैंने डायग्राम से समझाया है। ये भी आपके बुक में एक डायग्राम है, बोमन संपुट, यही देख लो आप। ये आपकी अभिवाही आ रही है, यही आपकी बना रही है क्या, ये ग्लोमेरुलस, और यहाँ से अपवाही निकल रही है, और ये पूरा बोमन संपुट। और इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, बताया था मैंने, कमेंट बॉक्स में बताओ इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम वृक्क क्रियाओं का नियमन, जो अभी मैंने आपको डायग्राम से बताया कि किस तरीके से जब बॉडी में कमी हो जाएगी तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से क्या क्या चीज़ें सिक्रीज होगी और क्या क्या चीज़ें करेंगी। ये देखो, नेफ्रॉन के द्वारा जो हम विभिन्न भागों का पुनः अवशोषण कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि ये देखो आपका ये वलकुट है, यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो आपका ये NaH2O K+ ये सब क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे जब आप जाओगे नीचे डिसेंडिंग लिम्ब के पास, तो ये वाटर के लिए ज़्यादा परमेबल होती है और जो आयंस होते हैं उनके लिए इम्परमेबल होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर निकल जाएगा। फिर जब आरोही भुजा में जाएंगे तो यहाँ से आयंस जो होंगे वो आयंस ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाएंगे, ठीक है। अब जो आपका डीसीटी है, जब वाटर कम होगा उस कंडीशन में आप देखो कि काम करेगा Na और ये सारी चीज़ों को निकालेगा, जो आपका परासरता है उसको बनाने में मदद करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकल जाए। और फाइनली जो भी कुछ स्टोर होगा वो संग्राहक नलिका में जाएगा और फिर वहाँ से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब मूत्रण आपको पता ही है कि जब मूत्राशय भर जाता है तो बाहर इंसान उसको डिस्चार्ज कर देता है, ये मूत्रण कहलाता है, ठीक है। मूत्र का उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, मूत्रण कहलाता है। वेरी सिंपल। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन 1 से लेकर 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है और मूत्र की एक विशेष गंध युक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला होता है और थोड़ा अम्लीय होता है। इसका pH कितना होता है, 6 होता है। औसतन प्रतिदिन, ये यूरोक्रोम के द्वारा होता है, इसमें एक वर्णक पाया जाता है यूरोक्रोम, यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है और विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं, ठीक है।
अब देखो, जब हमारा मूत्र का विश्लेषण यानी कि वृक्क में कोई विकार आ जाए, ठीक से काम ना हो पाए, तो वृक्क क्या होगा, हमारे बहुत सारे डिजीजेस पैदा हो जाएंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो उन डिजीजेस को देख लेते हैं। उन्हीं में से एक डिजीज है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति, कीटोनूरिया और मधुमेह यानी डायबिटीज मेलाइटस। देखो हमारे रक्त में क्या होता है, इंसुलिन, ठीक है। जो इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या होता है, जो प्रोड्यूस होता है, उसका काम क्या होता है कि वो रक्त से क्या करेगा, इन जो मतलब जो ये इंसुलिन क्या करेगा, जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, उसको रक्त से लेगा और कहाँ पे फेंकेगा, जो हमारा कोशिकाओं है वहां तक ये पहुंचाएगा। लेकिन जब ये इंसुलिन बॉडी में प्रॉपर नहीं बनता है, ठीक है, जितना हमें चाहिए उतना नहीं बनता है, तो रक्त में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और तब आप क्या कहोगे कि भाई इनको शुगर हो गया है, शुगर हो गया, कहते हैं ना कि हाँ शुगर हो गया। फिर बाद में अगर किसी को और भी प्रॉब्लम होती है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लेने लगता है, ठीक है। ऐसे जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो फैटी एसिड है या जो आपकी बाकी चीज़ें हैं वो मतलब टूटने लगेंगी, क्योंकि आपको बॉडी को अपना क्या करना है, श्वसन का प्रोसेस तो करना ही करना है ना। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि बाकी सारी आपके बहुत सारी डिजीजेस जो होंगी वो शुरू हो जाएंगी, ठीक है, कीटोनूरिया वगैरह जैसी। अब देखो नेफ्रॉन्स तथा वॉसा रेक्टा द्वारा, ये वही सारी चीजें हैं। ये देखो पहले जो मैंने आपको ऑस्मोल वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, ये देख लो नीचे की तरफ जाके बढ़ने लगता है। ये आपकी अपवाही धमनी है, अभिवाही धमनी है, यहाँ से ये आ रहा है। अब देखो यहाँ से आपका पहले क्या हो रहा है कि आपका H2O निकल जा रहा है और वापस आपका ऊपर जाते समय सारे सोडियम आयंस निकल जा रहे हैं। फिर आपका यहाँ से भी DCT से भी H2O एक्स्ट्रा जो होगा वो निकल जाएगा और बाकी चीज़ें जो है यहाँ से यूरिया निकल जाएगा, जो कि किस चीज़ लिए, सिर्फ और सिर्फ परासरता को बढ़ाने के लिए। बाद में यूरिया इसमें डाल दिया जाएगा और फिर वो चला जाएगा, ठीक है। और ये आपकी वासा रेक्टा है, जो भी चीज हम निकाल रहे हैं यूजफुल है, वासा रेक्टा में डालेंगे और वापस से वो जाके एक शिरा में खुल जाएगी। ओके बेटा, चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका, हमारा वृक्क जो है वो तो उत्सर्जन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही कर रहा है। उसके अलावा देख लेते हैं हमारी फुसफुस, यकृत और त्वचा भी उत्सर्जी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद कर देती है। हमारी त्वचा के माध्यम से हम पसीना निकलता है, उससे बहुत सारे जो हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं निकल जाते हैं। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजनेटेड, तो जो ऑक्सीजन आ रही है, जो हमारी अनयूजफुल चीज़ें CO2 और बाकी चीज़ें वो भी क्या होती हैं, निकल जाती हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में CO2 लगभग 200 ml पर मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत भी पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलीरुबिन, बिलीवर्दिन, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन तथा औषधि आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां द्वारा स्राव कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। श्वेत ग्रंथियां द्वारा निकलने वाले पसीना एक जलीय द्रव है, जिसमें नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि होते हैं, जो मैंने आपको बताया। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य क्या होता है, वाष्पीकरण, शरीर को ठंडा रखना होता है ताकि शरीर को हमारे डैमेज ना हो। जब बाहर बहुत गर्म मौसम हो तो पसीना निकल के बॉडी अपने आप को ठंडा करता है, लेकिन ये कुछ मात्रा में उत्सर्जन में भी सहायता करता है, ठीक है। तेल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन होता है और स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। और इस तरीके से कुछ नाइट्रोजनीय अपशिष्ट का निष्कासन लार द्वारा भी होता है, ठीक है बेटा। अब विकृतियां देख लेते हैं, यानी कमी देख लेते हैं कि हमारा क्या है, जब हमारे वृक्क काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बताओ मुझे सोच के कि अगर हमारे वृक्क काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। बॉडी में यूरिया इकट्ठा होना लगेगा, ज़्यादा यूरिया इकट्ठा होने लगेगा, अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा इकट्ठा होने लगेंगे, ब्लड हमारा क्या होगा, छनेगा नहीं, प्यूरीफायर नहीं होगा, तो बहुत तरह की दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो देखो जिसे हम यूरोमिया कहते हैं, जब यूरिया बहुत ज़्यादा क्या होता है, एकत्रित होने लगता है रक्त में, जो कि बहुत हानिकारक है। और इसमें क्या होता है, अब ऐसे जो मरीज होते हैं जिनमें यूरिया ब्लड में बहुत ज़्यादा होता है, जिनका किडनी सही से काम नहीं करता है, उनका डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस में क्या किया जाता है बेटा, आपने देखा होगा पेशेंट को लिटाते हैं, यहाँ पे एक मशीन लगी होती है, एक साइड से ब्लड जाता है और यहाँ पे क्या होता है, छनता रहता है, फिर दूसरे साइड से जो मरीज होता है उसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो भी वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस
द्वारा होता है। रक्त अपोहन के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपैरिन जैसा कोई थक्का, पहले देखो जो ब्लड निकाल रहे हैं रोगी का, जो मशीन में घुमा के वापस चढ़ाएंगे तो पहले उसमें कुछ ऐसा चीज मिलाएंगे जिससे रक्त का थक्का जमे नहीं। अगर रक्त का थक्का जम जाएगा तो फिर तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो हिपैरिन मिलाते हैं ताकि क्या होता है, रक्त का थक्का ना जमे, और फिर उनको अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है जिससे कृत्रिम वृक्क कहते हैं, क्योंकि उनका अपना ओरिजिनल वृक्क तो काम नहीं कर रहा है, तो हम कृत्रिम वृक्क के माध्यम से क्या करते हैं, उनका रक्त छानते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफोन नली होती है और ये ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। ठीक है, और छिद्रयुक्त सेलोफोन झिल्ली से अपोहनी द्रव में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहयी द्रव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपैरिन विरोधी डालकर उस रोगी की शिराओं द्वारा पूरा शरीर में भेज दिया जाता है, और यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए वरदान है। जिनके भी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर उनको डायलिसिस करके क्या करते हैं, उनका बॉडी रक्त को छानता है। ठीक है, आप देखो मतलब एक कृत्रिम वृक्क आप कह लेते हो, एक मशीन होता है जिसकी मदद से क्या होता है, जो शरीर जो ब्लड के अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये वरदान ही है बेटा। अब देखो वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने के लिए अंतिम उपाय जो है कि भाई आप डायलिसिस भी कितने दिन तक करोगे, कितना बॉडी रिस्पॉन्स करेगा, तो लास्ट अगर किसी का किडनी खराब ही हो गया है तो लास्ट जो तरीका होता है वो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, कि उसको कोई और अपनी किडनी डोनेट दे दे, कोई अपनी दान दे दे, किसी कोई जो उसके रिश्तेदार हैं, पास वाले हैं, जो भी हैं, या फिर ये डिपेंड करता है कि देखो ये बहुत लंबा प्रोसेस है कि जैसे मिलाया जाता है कि किस आपका बॉडी जो होता है वो एक्सेप्ट किसको करेगा, जो आपके ज़्यादा नज़दीकी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, फिर जाके कहीं बाहर वालों से वो चीज़ें ली जाती है, यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो उसका लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, प्रत्यारोपण जिसे हम कहते हैं, प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी, ठीक है, उनके दाताओं का यूज किया जाता है ताकि हम जो जिसका भी किडनी एक्सचेंज हो रहा है उसका बॉडी उसको स्वीकार सके कि भाई, क्योंकि बॉडी का भी अपना एक चीज होता है ना कि वो दूसरी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसके प्रति क्या करता है, उसके प्रति रिएक्शन करेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो डोनर होता है वो फैमिली से ढूंढा जाता है, फिर रिलेटिव से ढूंढा जाता है, फिर बाहर से ढूंढा जाता है। ठीक है, अब देखो रीनल कैल्काई, वृक्क में बनी पथरी बहुत कॉमन है, आप सुनते होंगे, बहुत लोग बोलते होंगे अरे हमारे किडनी में पथरी हो गई है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आघूलनशील क्रिस्टलित रबड़ के पिंड जो है जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट वगैरह के क्या होते हैं, ऐसे पत्थर जैसे थोड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनको हम पथरी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के। ग्लोमेरुलोफाइटिस यानी कि गुच्छ शोध, वृक्क के गुच्छ शोध की प्रदाहकता। ठीक है, तो इस तरह से देखो बेटा ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो गया। आपने देखा इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।